जी, नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी शानदार तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारी आज की इस क्लास में। इस क्लास में साथियों हम डिस्कस करेंगे आपका जुलाई 2024 में जो आपका सीटेट का पेपर हुआ था, वो आपके सामने है भई। ये आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है। हम एसएसटी के पेपर को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आपकी ऑथेंटिक आंसर की के साथ आपको आंसर बताए जाएँगे। तो जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। आपका पहला क्वेश्चन है 31। क्या है भाई कि भारत के भौतिक मानचित्र में यदि आपको दक्कन के पठार को पहचानना है तो यह किस रंग से दर्शाया गया होगा? भाई भारत का जो भौतिक मानचित्र होता है उसमें अगर दक्कन का पठार पहचानना होगा आपको तो किस रंग से दर्शाया गया होगा? वो ऑप्शन है पहला नारंगी, दूसरा भूरा, तीसरा हरा या चौथा पीला। तो देखिए वो है आपका पीला रंग से। कौन सा भाई? ये आपका पीला रंग से दर्शाया गया होता है क्या? दक्कन का पठार। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 32। देखिए 32 क्या है भाई आपका? निम्नलिखित में से मृदा अपरदन और क्षीणता को नियंत्रित करने के उपायों का चयन कीजिए। जो मृदा अपरदन होता है वो और आपका क्या है, उसको क्षीणता को नियंत्रित करने के उपायों का यहाँ पर चयन करना है। ए मल्च बनाना, दो बी अति चराई, सी वेदिका फार्म या डी बीज की फसल उगाना। अब सही विकल्प का चयन करना है। पहला केवल ए बी सी, दूसरा केवल ए सी डी, तीसरा केवल बी ए बी डी और चौथा बी सी और डी। तो प्यारे साथियों आपका 32 का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। कौन सा भाई? 2 ए सी और डी आपका मल्च बनाना, ए सी वेदिका फार्म और डी आपका बीज फसल उगाना। जबकि अति चराई जो है ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ये मृदा अपरदन को नहीं रोकता। अति चराई तो मृदा अपरदन को और बढ़ावा देगा क्योंकि जहां से अति चराई हो जाएगी तो मृदा अपर्दित होगी। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 33। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 33 क्या है आपका? पृथ्वी की गतियों के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथनों ए तथा बी पर विचार करें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। अब पृथ्वी की गति के बारे में दो कथन दिए हैं, पढ़ना है भाई। कथन ए क्या है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। बी पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो अपनी कक्षीय सतह से सही 1/2 डिग्री का कोण बनाती है, यानी 33.5 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, कथन ए और बी आपने पढ़ लिया। अब सही विकल्प का चयन करना है भाई। पहला विकल्प है केवल ए सही है, दूसरा केवल बी सही है, तीसरा ए तथा बी दोनों सही हैं या चौथा ए और बी दोनों ही गलत हैं। तो साथियों आपका यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 केवल एक सही है। कौन सा भी? केवल एक कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना आपका क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है। ठीक है, जबकि पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, कक्षीय सतह से इतने कोण नहीं बनाती है। ये स्टेटमेंट आपका गलत है। ठीक है भाई, ये आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही होता है। चलिए पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ भाई, क्वेश्चन नंबर 34। देखिए 34 क्या है आपका? अकबर ने निम्नलिखित में से किन सरदारों को वेतन जागीर दिया था? कि भाई जो वतन जागीर, सॉरी वेतन नहीं है दोस्तों, वतन जागीर दिया था, किन सरदारों को दिया था? पहला सिखों को, दूसरा मराठों को, तीसरा सिसोदिया राजपूतों को या चौथा भारतीय मुसलमानों को। तो देखिए वो दिया था अकबर ने ऑप्शन नंबर 3 क्या भाई? सिसोदिया राजपूतों को। किसको दिया भाई? सिसोदिया राजपूतों को। तो 34 का आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पढ़िए भाई। ए और बी दो कथनों को सर्वोच्चता के संदर्भ में विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। अब देखिए कथन ए, कंपनी ने दावा किया कि उसका अधिकार सर्वोच्च नहीं था। बी अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार कंपनी अपने पास मानती थी। अब दो कथन है, आपको सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है भाई, देखिए आपका पहला विकल्प क्या है? ए और बी दोनों सही हैं, दूसरा ए और बी दोनों गलत हैं, तीसरा ए सही है लेकिन बी गलत है या चौथा ए गलत है लेकिन बी सही है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 क्या भाई? ए गलत है लेकिन बी सही है। ए जो है ये उसका अधिकार सर्वोच्च नहीं था, ये बिल्कुल गलत है स्टेटमेंट, और बी आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 35 का ऑप्शन नंबर 4 हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई नेक्स्ट बढ़ेंगे आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। देखिए यहाँ पर मिलान के लिए है भैया 36, तो हमें मिलान करना है। देखिए स्तंभ फर्स्ट और स्तंभ 1 2 को चुनिए और उनके उदाहरणों को सम्मिलित कीजिए, उपयुक्त विकल्प चुनिए। भाई स्तंभ फर्स्ट में संकल्पना दी गई है और स्तंभ 2 में आपका उदाहरण दिए गए हैं। ठीक है, ये आपका 36 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है भाई 36 है ये। तो देखिए ए में है भेदभाव, बी असमानता, सी रूढ़िवादिता या डी पूर्व धारणा। अब यहाँ पर उनके उदाहरण दिए गए हैं। समान लोगों के लिए कार्य अलग वेतन, ग्रामवासी अंधविश्वासी हैं, महिलाओं को रोजगार की अनुमति नहीं है क्योंकि वह परिवार शुरू कर रही हैं या वह गर्भवती हैं, या चौथा लड़कियां खाना बनाने या भोजन बनाने में अच्छी हैं। तो ये आपको मिलान करना है।
तो देखिए यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा वो होगा भाई 36 का आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। कौन सा भी? ऑप्शन नंबर 4 कि ए का आ जाएगा आपका तीसरा कि भेदभाव, महिलाओं को रोजगार की अनुमति नहीं है क्योंकि वह परिवार शुरू कर रही है, वह गर्भवती है। तो यहाँ पर भेदभाव हो गया महिला पुरुष से, ठीक है, ये इससे मैच हो गया। अब बी का क्या है? असमानता। असमानता का चला जाएगा समान कार्य के लिए अलग वेतन। भाई समान या समान कर रहे हो लेकिन वेतन अलग दे रहे हो, तो वो भी असमानता का उदाहरण हो गया, ठीक है। तीसरा क्या है? रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता क्या होती है कि लड़कियां खाना बनाने में या भोजन पकाने में अच्छी होती हैं। भाई रूढ़िवादिता हो गई है। ऐसा नहीं है कि लड़कियां ही अच्छी होती हैं, लड़के भी अच्छे होते हैं। बड़े बड़े होटलों में, 5 स्टार 7 स्टार होटलों में क्या शेफ ही मिलते हैं, पुरुष ही मिलते हैं ना लगभग। तो वो ऐसा नहीं है कि लड़कियां ही अच्छी होती हैं। तो ये इसका मिलान हो गया। और पूर्व अवधारणा जो बची कि ग्रामवासी अंधविश्वासी हैं, ये इसकी पूर्व अवधारणा है। डी का साथ जाएगा आपके 2 के साथ। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही है 36 का। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 पढ़िए भाई, क्या है? दिए गए कथनों ए और बी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए, जो स्थान ग्रीनविच के पश्चिम में है उसका समय ग्रीनविच से पीछे रहेगा। बी, आर, पृथ्वी सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है तथा सूर्य पूर्व दिशा में जल्दी उगता है। अब पहला ऑप्शन आपका दोनों ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही स्पष्टीकरण है। दूसरा, दोनों ए तथा आर सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तीसरा, ए सही है तथा आर गलत है। चौथा, दोनों ए तथा आर गलत है, ठीक है भाई। तो बताइए भाई इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए भाई आपका 37 का जो आपका सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। क्या होगा भाई? ए सही है और आर गलत है, क्योंकि देखिए जो ग्रीनविच के पश्चिम में है, स्थान पश्चिम है, उसे समय ग्रीनविच से पीछे रहेगा, बिल्कुल सही है। लेकिन पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर नहीं लगाती, पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं लगाती, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर लगाती है, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है ना। तो यही आपका स्टेटमेंट गलत हो गया। तो आर आपका गलत है, ए बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है, ठीक है दोस्तों। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। अगला आपका 37 नंबर का क्वेश्चन, 38 क्वेश्चन भाई, 37 तो हो गया, 38 पढ़ेंगे। क्या है भाई? देखिए 38, एक बड़े आधार और पतली चोटी वाला जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है कि भाई एक बड़े आधार है और पतली चोटी वाला जनसंख्या पिरामिड, जैसे ये है, मान लीजिए ये मैं बना देता हूँ भाई, एक छोटा सा कोशिश करते हैं भाई। ये बड़ा आधार है और पतली चोटी का जनसंख्या वो पिरामिड है, तो ये क्या दर्शाएगा? उच्च जन्म दर, बी, वृद्ध आयु वर्ग में उच्च मृत्यु दर, सी, तुलनात्मक रूप से अधिक युवा जनसंख्या, या डी, शिशुओं में मृत्यु की अधिक दर या संख्या। आप सही विकल्प का चयन करें। केवल ए तथा बी, दो केवल ए बी सी, तीसरा केवल बी सी और डी, चौथा केवल ए सी और डी। तो देखिए 38 का जो होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन नंबर 2। कौन सा भाई? केवल ए बी और सी। ए बी और सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है दोस्तों। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। 38 का ऑप्शन नंबर 2 सही था। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 39। देखिए भाई 39 भी आपका मैच का है, फॉलोइंग द मैच। अब निम्नलिखित युगलों का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। सेल और यहाँ पर उत्पत्ति या निर्माण दिए गए हैं उनसे संबंधित, जो आपको मैच करने हैं। ए है आपका आग्नेय सेल, बी अवसादी सेल, सी कायांतर सेल, और इधर आपके उत्पत्ति या निर्माण दिए गए हैं। तो आपको सही विकल्प का चयन करना था। तो भाई इसमें जो आपका सही जवाब होगा वो 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर 2 सही होगा कि आपका एक जाएगा आग्नेय सेल, द्रवित मैग्मा का होता है, द्रवित मैग्मा से उत्पत्ति होती है आग्नेय सेल की। दूसरा बी क्या है भाई? अवसादी सेल। अवसादी सेल क्या होता है? हवा और जल आदि के एक द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। और कायांतर सेल होते हैं, उच्च दाब एवं ताप के कारण परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। तो सी का आपका पहला हो जाएगा। तो ए का दूसरा, बी का तीसरा और सी का पहला, ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है, ठीक है भाई। 39 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40। देखिए 40 क्वेश्चन क्या है भाई आपका? पढ़िए भाई। अमेजन बेसिन के बारे में देखिए यहाँ पर दिया गया है कि अमेजन बेसिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब अमेजन बेसिन में ए, पूरे वर्ष यहाँ गर्म और नम जलवायु रहती है। बी, यहाँ लोग कर्तन व दहन कृषि करते हैं। सी, लोग मुख्यतः धान उगाते हैं। या डी, बेसिन में कई स्थानों तक पहुंचने के लिए हवाई जहाजों तथा हेलीकॉप्टरों का भी प्रयोग किया जाता है। अब ए बी सी डी आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से आपको सही विकल्प चुनना है भाई। ए केवल ए बी और सी, दूसरा बी सी और डी, तीसरा केवल ए सी और डी, या चौथा केवल ए बी और डी। तो देखिए भाई 40 का आपका जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, केवल ए बी और डी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है अमेजन बेसिन के बारे में। सी है आपका ये गलत है भाई कि लोग मुख्यतः धान उगाते हैं, ऐसा नहीं है। जबकि ए बी और डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही होता है क्वेश्चन नंबर 40 का, ठीक है दोस्तों। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं भाई। 40 नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है आपसे। लद्दाख के बारे में दिए गए निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। पहला है लद्दाख के बारे में कि लद्दाख से होकर बहुत सी नदियां निकलती हैं। दूसरा,
बी अधिक ऊंचाई होने के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक ठंडी है। सी हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में होने के बावजूद यहाँ उच्च वर्षा पाई जाती है। या डी यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलाने वाले ताप का अनुभव कराता है। अब देखिए यहाँ पर आपका ABCD दिए गए हैं, इनमें से आपको सही विकल्प चुनना है। पहला विकल्प आपका केवल ए तथा बी सही है, दूसरा ए बी और सी सही है, तीसरा केवल बी सी और डी सही है, या चौथा केवल ए बी और डी सही है। तो देखिए भाई आपका जो यहाँ पर सही जवाब होगा 41 का ऑप्शन नंबर 4 होगा। केवल ए बी और डी सही है। कौन सा? केवल ए बी तथा डी आपके यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, ये आपका सही जवाब होता है 41 का ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 42। आरंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे आर्थिक मुद्दे उठाए, सही उत्तर का चुनाव करें। भाई आर्थिक मुद्दों से संबंधित यहाँ पर कथन है। पहला, कांग्रेस का कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से ही गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं। दूसरा, इसने मांग की कि लगान कम किया जाए तथा फौजी खर्चों में कटौती की जाए। तीसरा, इसने सिंचाई के लिए अधिक अनुदान की मांग की। चौथा आपका, इसने मनोरंजन कर के खिलाफ आवाज उठाई। अब आपका पहला ऑप्शन है भाई केवल 1 और 2 सही है, दूसरा केवल 2 और 3 सही है, तीसरा केवल 1, 2 एवं 3 सही है, चौथा केवल 2, 3 और 4 सही है। तो देखिए भाई 42 का जो आपका होगा जवाब, 42 का आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्या भाई? ऑप्शन नंबर 3 केवल 1, 2 और 3 सही है। पहला, दूसरा और तीसरा यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई नेक्स्ट बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। देखिए भाई 43 क्या कह रहा है आपसे, पढ़िए भाई 43। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशोक के धम्म के विषय में सही है? अब यहाँ अशोक के धम्म के विषय में पूछा है भाई 43 क्वेश्चन में। पहला, ए इसमें किसी देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं थी। बी इसमें किसी बलि कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। सी धम्म के विचार बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित थे। या डी लोगों को धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं की नियुक्ति की। अब सही विकल्प का चयन करें। पहला ऑप्शन आपका ए बी सी और डी सभी, दूसरा केवल ए तथा बी, तीसरा केवल बी तथा सी, चौथा केवल ए बी और सी। तो देखिए साथियों यहाँ पर 43 का आपका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। क्या होगा भाई? केवल ए बी और सी। जो ए बी और सी है ये आपके धम्म के विषय में, अशोक के धम्म के विषय में सही स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होता है, केवल ए बी और सी। 43 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए अभी आगे बढ़ेंगे 44 की तरफ। 44 क्वेश्चन, चलिए भाई आगे आपका 44 क्वेश्चन। नीचे दो कथन ए और बी की श्री नारायण गुरु के संदर्भ में है। भाई यहाँ पर दो कथन है, ए और बी श्री नारायण गुरु के संदर्भ में है, उनके संदर्भ में आप विकल्प चुनना है। भाई कथन पढ़िए पहले। ए क्या है? उनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति है, कि जो श्री नारायण गुरु हैं उनके अनुसार पूरी मानवता की एक ही जाति है। बी उन्होंने सभी को सभी गुरुओं में विश्वास रखने के लिए प्रेरित किया। सही विकल्प का चयन करें भाई। पहला, ए और बी दोनों सही है, दूसरा ए और बी दोनों गलत हैं, तीसरा ए सही है लेकिन बी गलत है, चौथा ए गलत है लेकिन बी सही है। तो देखिए आपका 44 का होगा ऑप्शन नंबर 3 सही, कि ए तो सही है लेकिन बी गलत है। देखिए उनके अनुसार सारी मानवता एक ही जाति है, बिल्कुल सही है, लेकिन उन्होंने सभी को सभी गुरुओं में विश्वास रखने के लिए प्रेरित किया, ये उनके अनुसार स्टेटमेंट, उनके संदर्भ में स्टेटमेंट गलत है। तो ए सही है लेकिन बी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर 44 का सही जवाब होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 45। अब देखिए ये मिलान का क्वेश्चन है भाई 45 क्वेश्चन। चलिए भाई, अतीत में व्यक्तियों व वस्तुओं के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ए और बी यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए ए में बैरीगाजा, बी श्रेणी, सी एरेटाइन पात्र, या डी गृहपति और इधर मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन, भरूच, स्वतंत्र कृषक, शिल्पकारों तथा व्यापारियों के संघ। अब इनको आपस में आपको मिलाना है। तो देखिए 45 का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा पहला ऑप्शन ए, है ना। जो आपका पहला ऑप्शन है ये सही होगा। आप देखिए भाई आपका जो बैरीगाजा होता है ये जाएगा आपका 2 नंबर के साथ, क्या? भरूच। बैरीगाजा को मिलाएंगे आप भरूच से। श्रेणी जो होती है, श्रेणी जाएगी आपकी शिल्पकारों तथा व्यापारियों के संघ को कहा जाता था। ठीक है। सी जाएगा आपका पहले के साथ, एरेटेन पात्र, मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन होते थे, और गृहपति होते थे स्वतंत्र कृषक। क्या होते थे भाई? स्वतंत्र कृषक होते थे। डी आपका चला जाएगा 3 के साथ। तो ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का तीसरा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 पढ़िए भाई। वायुमंडल की किस परत में वायु को सबसे बहुत पतली परत होती है? भाई वायुमंडल की ऐसी कौन सी परत है जिसमें वायु की सबसे बहुत ही पतली परत पाई जाती है? पहला बाह्य वायुमंडल, दूसरा बहिर्मंडल, तीसरा समताप मंडल, या चौथा मध्यमंडल।
तो देखिए यहाँ पर आपका सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर 2 बहिर्मंडल। कौन सा भाई? बहिर्मंडल। 46 का ऑप्शन नंबर 2 बहिर्मंडल यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 47। 47 देखिए भाई, विविधता में एकता मुहावरा किसने दिया था? भाई जो ये विविधता में एकता मुहावरा है ये किसने दिया था? पहला आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, दूसरा मोहनदास करमचंद गांधी ने, तीसरा सुभाष चंद्र बोस ने, या चौथा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो देखिए विविधता में एकता जो नारा था ये दिया था आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो किसने दिया था भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर 47 का बिल्कुल सही होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 48। अब देखिए भाई 48 क्या है आपका? निम्नलिखित में से कौन सा कथन 12वीं सदी की मंदिर निर्माण शैली में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान तकनीक के विकास के बारे में सही है? पहला, अधिरचना का भार शिखरों पर डाल दिया जाता था। दूसरा, बी, निर्माण में बलुआ पत्थर व पत्थर के छोटे टुकड़ों के मिश्रण को तेजी से प्रयोग होने लगा। सही विकल्प का चयन करना है। पहला ऑप्शन है केवल ए सही है, दूसरा केवल बी सही है, तीसरा ए और बी दोनों सही है, या चौथा ए और बी दोनों सही नहीं है यानी दोनों गलत है। तो बताइए भाई क्या होगा इसका? तो इसका जवाब होगा क्या होगा भाई? इसका जवाब होगा 48 का ऑप्शन नंबर 4। क्या भाई? ए और बी दोनों ही यहाँ पर गलत हैं। यदि संरचना का भार शिखरों पर डाल दिया जाता था, ये भी गलत है, और ये मिश्रण तेजी से प्रयोग होने लगा था, ये स्टेटमेंट भी गलत है। ए और बी दोनों ही सही नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 48 का ऑप्शन नंबर 4 सही होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49। 49 पढ़िए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम भोजक के लिए सही नहीं है? जो ग्राम भोजक होते थे उनके लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? पहला, अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। दूसरा, इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। तीसरा, गांव का कर वसूलने का काम राजा अक्सर इन्हें ही सौंपते थे। चौथा, ये न्यायाधीश और पुलिस का काम नहीं करते थे। तो साथियों 49 का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि ये न्यायाधीश और पुलिस का काम नहीं करते थे। यही आपका इनके ग्राम भोजक के संबंध में कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। आपसे सही नहीं पूछा था, मतलब गलत कथन पूछा था, तो गलत कथन हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। 49 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब होता है। चलिए भाई नेक्स्ट बढ़ाएंगे क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। चलिए भाई 50 क्या है? ये आप देख फसल से आया है भाई। ये निम्नलिखित में से कौन सा है, कौन से युग्म सही सुमेलित है? असल है इधर, इधर है आवश्यक जलवायु दशा, जो उनके लिए आवश्यक जलवायु दशा होती है वो दी गई है। तो देखिए ए में है कॉफी, कॉफी के आगे है आपकी ठंडी और शुष्क जलवायु दिया है मिलान के लिए, और चाय, चाय के आगे गर्म जलवायु और उच्च वर्षा दी है। अब ये सही है या गलत है आपको ये बताना है। सही विकल्प का चयन करना है। पहला, केवल ए सही है, दूसरा केवल बी सही है, तीसरा केवल ए और बी दोनों, या डी चौथा ना तो ए और ना ही बी। तो देखिए यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 कि ना तो ए सही है और ना ही बी सही है। ये दोनों के दोनों आपस में गलत लिखे हुए हैं। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। भूतपूर्व रियासत श्रेणी लागू थी। जो भूतपूर्व रियासत श्रेणी थी ये क्या लागू थी, कब, किसके आसपास, कब थी? पहला, स्वतंत्रता के समय केवल 1947 से 48 के आसपास। दूसरा, 1947-48 और 1956 के बीच जब उन्हें प्रशासनिक इकाइयों के रूप में मान्यता मिली। तीसरा, 1956 के बाद जब उन्हें प्रशासनिक इकाइयों के रूप में सुरक्षित नहीं रखा गया। चौथा, किसी पर भी नहीं, क्योंकि भारत में ऐसी कोई श्रेणी विद्यमान नहीं थी। तो देखिए 51 का आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 है। क्या कि भाई जो भूतपूर्व रियासत श्रेणी कब लागू थी? वो 1947-48 और 1956 के बीच जब उन्हें प्रशासनिक इकाइयों के रूप में मान्यता मिली थी तब लागू थी। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। 51 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 52 देखिए भाई, 19वीं सदी के औपनिवेशिक भारत में लड़कियों को घर पर ही पढ़ाया जाता था, क्योंकि ए, वे पढ़ाई के साथ साथ घरेलू काम भी कर सकें। बी, लोग मानते थे कि सार्वजनिक स्थानों पर जाने से वे बिगड़ जाएंगी। सी, लोग अपने संबंधियों एवं मित्रों से उनकी शिक्षा के तथ्य छुपाना चाहते थे। सही विकल्प का चयन करना है भाई, ए बी सी में से। पहला आपका ए और बी, दूसरा ए और सी, तीसरा बी और सी, या चौथा ए बी और सी। तो देखिए 52 का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। क्या ए और बी जो है आपके ये बिल्कुल सही है कि लोग इसीलिए लड़कियों को घर पर ही पढ़ाते थे क्योंकि वे पढ़ाई के साथ साथ घरेलू काम भी कर सकती थी, और लोग मानते थे कि सार्वजनिक स्थानों पर जाने से वो बिगड़ जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा बिल्कुल सही है। ए और बी दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही थे। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन केसरी नामक अखबार जो ब्रिटिश शासन का कट्टर आलोचक बन गया था संपादक था? वे जो केसरी नामक अखबार था उसका संपादक कौन था? पहला, ज्योतिराव फूले, दूसरा, बाल गंगाधर तिलक, तीसरा, महात्मा गांधी, चौथा, लाला लाजपत राय।
तो देखिए भाई, जो आपका केसरी नामक अखबार था उसके जो संपादक थे वो थे आपके ऑप्शन नंबर 2 बाल गंगाधर तिलक। कौन थे भाई? बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर 2 53 का यहाँ पर बिल्कुल सही होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई नेक्स्ट बढ़ेंगे। देखिए फिर से आपका मैच का आ गया भाई क्वेश्चन नंबर 54 है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 यहाँ लिख देते हैं भाई। निम्नलिखित में से सही जोड़ियों का मिलान कीजिए। अब पृथ्वी के मंडल दिए हैं, इधर इस तरफ दी हैं इनकी विशेषताएं। ठीक है, अब इनको मैच करना है तो हम बता देते हैं भाई, डायरेक्ट आंसर बता देते हैं इतना बड़ा। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्या भाई? ऑप्शन नंबर 2। देखिए जो स्थल मंडल है वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 की चट्टानों एवं खनिजों से बना हुआ है। जलमंडल जल के विभिन्न स्रोतों से बना हुआ है। बी आपका 3 के साथ जाएगा। वायुमंडल वायु की पतली परत से बना हुआ है। और जैव मंडल आपका पादप एवं जीव यानी डी का पहला चला जाएगा। तो ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का आपका पहला मिलान है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, ये तो आसानी था, लगभग सभी लोग कर देते। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 55। अब 55 क्या है भाई? देखिए 55 पढ़ते हैं। नीचे दो कथन ए और बी 19वीं शताब्दी में चमड़े का काम करने वाले के संदर्भ में है। भाई जो 19वीं शताब्दी में चमड़े का काम करते थे लोग, उनके संदर्भ में यहाँ पर दो कथन है, उनको पढ़ना है और फिर आपको सही आंसर देना है, सही विकल्प का चयन करना है। पहला है आपका ए कथन, पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों की जबरदस्त मांग पैदा हो गई थी। बी सामान्य जातियों के गरीब लोगों ने इस अवसर को देखा और सेना हेतु जूते आपूर्ति के लिए तैयार हो गए। सही विकल्प का चयन करें। पहला ए और बी दोनों सही है, दूसरा ए और बी दोनों गलत हैं, तीसरा ए सही है लेकिन बी गलत है, चौथा ए गलत है लेकिन बी सही है। तो देखिए 55 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कौन सा हो जाएगा? भी ऑप्शन नंबर 3 सही होगा कि ए सही है लेकिन बी गलत है। तो ए स्टेटमेंट सही था, बी आपका गलत था। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होता है। 55 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। अपना अगला क्वेश्चन है 56 की तरफ। चलिए भाई 56, मुगल राजस्व व्यवस्था जिसमें हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई थी उसे कहते हैं। तो जो मुगल राजस्व व्यवस्था थी जिसमें हर फसल की राजस्व दर के लिए अलग सूची बनाई थी उसे क्या कहते हैं? पहला जागीर, दूसरा जब्त, तीसरा जात या चौथा इक्ता। तो देखिए उसको कहा जाता था आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या? जब्त कहा जाता था। 56 का आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होता है, भी उसको जब्त कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अपना अगला क्वेश्चन नंबर 57 पढ़िए भाई। देखिए क्या लिखा है। भारत में केंद्रीय सरकार कार्यालयों के खुलने का समय सुबह के 9 बजे IST यानी भारत मानक समय के अनुसार तो चेन्नई के पास क्रमशः 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और ईटानगर के पास 92 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर के पास स्थित केंद्रीय सरकार कार्यालयों के खुलने का स्थानीय क्रमशः होगा। पहला क्रमशः सुबह 9-10 बजे और सुबह के 8-19 बजे, दूसरा क्रमशः सुबह के 8-19 बजे और सुबह के 9-10 बजे, तीसरा सुबह के 8:50 और दूसरा सुबह के 9:41 बजे या चौथा क्रमशः सुबह के 9:41 बजे, सुबह के 8:50 बजे। तो देखिए 57 का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 कि क्रमशः क्या होगा भाई? सुबह के 8:50 और यहाँ पर सुबह के 9:41। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो देखिए ये आपका कैलकुलेशन का क्वेश्चन था भाई कि भारतीय मानक के अनुसार कि जो आपका समय होता है वो 1 मिनट में 4 डिग्री होता है। 1 डिग्री मतलब 4 मिनट का अंतर होता है, तो उससे आपको निकालना था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 58 पढ़िए भाई। सरकार ने ऐसे कानून पारित किए हैं जिसने उन संगठनों में बालवाड़ी या क्रैच सुविधा अनिवार्य किया है जहां महिला कर्मचारियों की संख्या डैश डैश से अधिक है। पहला 10, दूसरा 15, तीसरा 25, चौथा 30। तो देखिए 58 का जो होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा कि यहाँ पर जो 30 से अधिक है ना जनसंख्या, जिनकी महिला कर्मचारियों की संख्या जहां पर, तो वहां पर उन संगठनों में बालवाड़ी या क्रैच सुविधा अनिवार्य किया है सरकार ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है भाई। 58 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 59 पढ़िए भाई। पृथ्वी की सैलें व सैलें 2 बार लिख दिया है क्या भाई? पृथ्वी की सैलें व सैलें, चलो, जो पृथ्वी के निर्माण के 30 करोड़ वर्ष पश्चात बने हैं। पहला विश्व की नवीनतम सैलें मानी जाती हैं, दूसरा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैं, तीसरा पूर्वी यूरोप में स्थित हैं या चौथा हिमालय क्षेत्र में स्थित हैं। तो देखिए पृथ्वी की वे सैलें, यहाँ पर ऐसा होना चाहिए कि पृथ्वी की वे सैलें जो पृथ्वी के निर्माण के 30 करोड़ वर्ष पश्चात बनी है उनको कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर 2 पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। क्या है भाई? वो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो 59 का ऑप्शन नंबर 2 हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 60, इतिहास की गूढ़ लिपि का अर्थ निकालने या लिखने में पुरातत्वविद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निम्नलिखित में से उनके काम की प्रकृति के बारे में कौन सा सही नहीं है? अब इनमें से कौन सा सही नहीं है भाई? पहला भवनों, चित्रों या पेंटिंग्स एवं मूर्तियों के अवशेषों का अध्ययन, दूसरा
औजारों, हथियारों, बर्तनों, पेन आदि की प्राप्ति के लिए छानबीन और खुदाई। तीसरा, जानवरों, पक्षियों, मछलियों की हड्डियां ढूंढना। चौथा, लिखित सामग्री, लेखों की जांच करना। तो देखिए भाई, यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। क्या भाई? कि लिखित सामग्री या लेखों की जांच करना। इतिहास की गूढ़ लिपियों का अर्थ निकालने या लिखने में जो पुरातत्वविद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उनमें से उनके काम की प्रकृति के बारे में सही नहीं पूछा है, तो उनका सही यही नहीं है कि लिखित सामग्री की जांच करना उनका ये काम नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। बाकी भवनों की पेंटिंग, चित्र, मूर्तियों के अवशेष, इनका अध्ययन करना, औजार, हथियार, बर्तन, पेन आदि इनकी खुदाई करना, छानबीन करना, जानवर, पक्षी, मछली, इनकी हड्डियां ढूंढना, ये इनका काम होता है। लेकिन लिखित सामग्री या लेखों की जांच करना इनका काम नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आपकी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव क्लासेस आपको डेली मिलती रहे। तो चलिए, वे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।